हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 14 मार्क्स का। और इसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला है आपका सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, और तीसरा होता है होमोफोन्स, और चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और पांचवा होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अब तक आपके 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका 5वां पॉइंट। क्या चल रहा है? 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इसमें अभी अब तक हम आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसकी 6वीं वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो इडियम्स होते हैं इनको हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या करना होता है कि हमको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस वोकैबुलरी को नहीं समझेंगे ठीक प्रकार से, हम इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था हमारा वोकैबुलरी। हिंदी में बोलते हैं इसको शब्दावली, और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इसमें हमारा इस समय चल रहा है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि इस समय जो चल रहा है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो वोकैबुलरी का सबसे लास्ट यानी कि अंतिम पॉइंट है। इसके बाद आपका वोकैबुलरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और फिर क्या है, आपको अच्छी तरह से इसको याद करना है। ठीक है, याद करने के बेस से क्या है कि देखो, याद करने के बेस से हमारा एक अनसॉल्व पेपर की भी आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आपका सेकंड पेपर चल रहा है आपका 2020 का, और उधर आपकी स्टोरी की सीरीज चल रही है। तो इस तरह से आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से याद करना है इसको। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमने देखो 13 शब्द लिए हैं, कितने? 13 लिए हैं। और देखो हम इतने ही लेते हैं, 12, 13, 14, क्योंकि इतने वर्डों को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यदि हम इसमें ज़्यादा वर्ड लेते हैं तो आप उनको ठीक प्रकार से याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेली वीडियो आपको प्रोवाइड होती हैं। इसलिए आपको सही प्रकार से इसे याद करने की क्या करना है, इसको कम से कम कराया जाता है, और आपका सिलेबस भी सही टाइम पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की चिंता नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ आप याद करते रहिए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये इसका 6ठा पार्ट है आपका इडियम्स का, और अब तक हम आपके इसके 5 पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आपने उसको देखा भी होगा। और हमने आपको बताया है कि इसको याद करना बहुत ही आसान है, यदि आप हमारे हिसाब से चलोगे। यदि आप हमारे हिसाब से इसको करते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि हमने पहले बताया है कि क्या करते हैं, इसमें हमें ये वर्ड तो आपको एग्जाम में दिया होगा, यानी कि ह्यू एंड क्राई दिया होगा आपका, जिसका मतलब क्या होता है? शोर। लेकिन एग्जाम में आपको इतना ही दिया होगा, और जिसके लिए आपको ये नहीं लिखना है। ये लिखने का हमारा पर्पज क्या होता है कि इसके बेस पर हम इसको बना सकते हैं। मेन पॉइंट क्या होता है कि यदि हमको इस वर्ड का हिंदी मीनिंग पता होगा तो हम बहुत ही आसानी से इसके लिए एक सेंटेंस बना सकते हैं, और जब तक हमको इसकी हिंदी नहीं पता होगी तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस बनाना बहुत ही कठिन होता है, और हिंदी बेस पर सेंटेंस को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, और इसमें खास करके आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये 2 पॉइंट ही याद होने चाहिए। यदि आपको ये 2 पॉइंट याद होते हैं और ये आपके थोड़ा दिमाग में हो तो बहुत ही आसानी से आप इसकी अंग्रेजी बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि और सेंटेंस बनाना आप कैसे सीख लोगे, जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही है हमारी 28 मार्क्स वाली, उसमें हम आपको यही सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। और वैसे भी आपका 10 मार्क्स का क्लियर हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए आएगा। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए इसको ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, तो क्या है? ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है? शोर। क्या होता है? शोर। तो आपको पता है कि ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है? शोर होता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसका सेंटेंस सोच के और बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस सोचने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आपको हम जो सेंटेंस बताते हैं उसकी हिंदी को आपको माइंड में रखना है, सिर्फ अपने माइंड में रखना है, और बहुत ही आसानी से आप उसकी हिंदी के बेस पर अंग्रेजी बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। क्या है फर्स्ट पर हमारा? ह्यू एंड क्राइम्स होता है शोर। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या है, ये देख लेते हैं कि देयर वाज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई
इन द लेडीज़ मीटिंग। देखो ये बात सही है, कहीं तक देखा जाए कि जो महिलाओं की सभा होती है उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा शोर होता है, ये बात सत्य है। और इसमें हमने ये सेंटेंस क्यों लिया है? क्योंकि ऐसे सेंटेंस बनाने से बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है और वो अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो देयर वाज ए ग्रेट, बहुत ज़्यादा क्या थी? ह्यू एंड क्राई, बहुत ज़्यादा शोर होता है, शोर था किसमें? इन द लेडीज़ मीटिंग, जो महिलाओं की सभा थी उसमें बहुत ज़्यादा शोर था। सेकंड पर देखते हैं क्या है? इन फूल्स पैराडाइज, यानी कि झूठी आशाओं पर आधारित प्रसन्नता। क्या होती है? झूठी आशाओं पर आधारित प्रसन्नता, यानी कि कुछ आशाएं ऐसी होती हैं, कुछ इच्छाएं ऐसी झूठी इच्छाएं, और उनके द्वारा ही व्यक्ति क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होता है। खुश जैसे कि सोचता है अरे यार मुझे बहुत सारे रुपये मिल जाएं, कहीं नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए, तो क्या है? झूठी आशाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसा सोचता है व्यक्ति और अपने आप को कैसे प्रसन्नता बना देता है, ठीक है ना। तो झूठी आशाओं पर आधारित प्रसन्नता, तो ऐसी आशाएं होती हैं जो बिल्कुल झूठी होती हैं, पूरे होने की कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और व्यक्ति इनके आधार पर क्या होता है? प्रसन्न होता रहता है। तो इसका भी सेंटेंस देख लेते हैं, यानी कि गैम्बलिंग। गैम्बलिंग समझते? जुआ खेलना। गैम्बलिंग इज लाइक इन फूल्स पैराडाइज, यानी कि जुआ खेलना क्या है? झूठी आशाओं पर प्रसन्न होना है, यानी कि झूठी आशाओं पर खुश होना है। क्या? जुआ खेलना। और जुआ खेल रहा है व्यक्ति, मन में है मैं जीत लूँगा, बहुत सारे पैसे जीतूंगा इसमें जुए में, है ना, लेकिन हो सकता है कि वो हार भी जाए, लेकिन इसी आशा में क्या है? वो खुश हो रहा है, ठीक है। तो अगला देखिए, तीसरा देखते हैं, तीसरे पॉइंट को देखते हैं। इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर यानी कि मुसीबत में। आपको सिर्फ इन दो चीज़ों को याद रखना है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो रटने के मामले में बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा। कितना रटोगे? अरे 100, 125, 150 वर्ड होंगे, इतना कैसे याद कर लोगे आप? लेकिन हिंदी आप उसकी याद कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और उसके बेस पर क्या है? सेंटेंस बनाना है आपको सिर्फ। तो क्या है? इन हॉट वाटर में क्या होता है? मुसीबत में। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माई फ्रेंड हेल्प्स, यानी मेरा मित्र सहायता करता है। मी माने मेरी, इन हॉट वाटर, कब? मुसीबत में, यानी कि मेरा मित्र मुसीबत में मेरी सहायता करता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं और उसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे फोर्थ पर देखते हैं क्या है। इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ क्या होता है? स्थान पर। इसका मतलब क्या होता है? स्थान पर। इन ल्यू ऑफ में क्या होता है? स्थान पर। तो यदि आपको पता है कि इसका मतलब स्थान पर होता है, तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं। कह सकते हो कि मुझे शर्ट के स्थान पर टी शर्ट दे दीजिए। तब आपने शर्ट खरीदी थी तो दुकान से इस तरह कह सकते हो, है ना। या मुझे किताब के स्थान पर कॉपी दे दीजिए। कहीं मार्केट से आपने किताब खरीदी, अब उसके स्थान पर आप कॉपी चाहते हो। तो इस तरह से आप वाक्य सोच सकते हैं। और देखो हमने इसमें क्या सोचा है, देख लेते हैं। गिव मी। गिव मी माने मुझे दीजिए ए न्यू बुक, एक नई किताब दे दीजिए। इन ल्यू ऑफ इन माई टॉर्न बुक, यानी मेरी फटी हुई किताब के स्थान पर मुझे नई बुक दे दीजिए। आगे देखिए 5 पर है। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम यानी कि ठीक समय पर। क्या होता है इसका मतलब? यानी कि ठीक समय पर। इन द निक ऑफ टाइम में क्या होता है? ठीक समय पर। यदि आपके दिमाग में हिंदी होगी तो बहुत ही आसानी से आप कुछ भी सेंटेंस सोच सकते हो, बड़ी आसानी से उसको बना सकते हो। तो क्या है? ठीक समय पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। ही रीच्ड यानी वह पहुंचा। एट द स्टेशन, कहाँ पर? स्टेशन पर वह पहुंचा। इन द निक ऑफ द टाइम यानी कि ठीक समय पर, यानी कि ठीक समय पर वह स्टेशन पर पहुंचा। अब यहाँ स्टेशन हम घर लगा सकते हैं, मंदिर लगा सकते हैं, स्कूल लगा सकते हैं, क्लास लगा सकते हैं। तो ये तो आपकी थिंकिंग पर ही डिपेंड है कि आप किस तरह से कब बनाओगे उसको, है ना। आगे देखते हैं 6 पर क्या है। इन नीड ऑफ
यानी कि ज़रूरत। इन नीड ऑफ क्या होता है? ज़रूरत। तो इसका वाक्य देखते हैं, आई एम इन नीड ऑफ मनी दिस डेज, यानी इन दिनों मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो पैसों की है, आप कपड़ों की कह सकते हो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको पैसों की ज़रूरत पर ही आपको सेंटेंस बनाना है। जो आपको एग्जाम्पल सूटेबल लगे आप उसको बना सकते हो। सिर्फ उसमें क्या होता है कि ये वर्ड जो है वो ठीक प्रकार से फिट होना चाहिए। ठीक है, आगे 7 पर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद या के बावजूद कह सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ मीन्स क्या होता है? बावजूद। इन स्पाइट ऑफ नॉट, इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी आती है। इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही पास्ड, वह पास हो गया। ठीक है, आगे 8 पर देखते हैं। हार्ट एंड सोल, पूर्ण रूप से। हार्ट एंड सोल मीन्स क्या होता है? पूर्ण रूप से। आपको सेंटेंस को दिमाग में रखना है कि हार्ट एंड सोल मीन्स क्या होता है? पूर्ण रूप से होता है। तो देखिए वाक्य को भी देख लेते हैं। मोदी जी वर्क्स, यानी मोदी जी कार्य करते हैं, हार्ट एंड सोल यानी कि पूर्ण रूप से, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की उन्नति के लिए। यानी कि मोदी जी अपने देश की उन्नति के लिए पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल बनाने से क्या होता है? एग्जामिनर बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है और वो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। आगे 9 पर देखते हैं। ए हरकुलेन टास्क, ए हरकुलेन टास्क मीन्स क्या होता है? कठिन। क्या होता है? कठिन। तो अब आप सोच सकते हैं कि उर्दू पढ़ना एक कठिन कार्य है ना, सोच लिया। या हिमालय पर्वत चढ़ना एक कठिन कार्य है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऐसे बात को सोच सकते हो और उनकी अंग्रेजी बना सकते हो। तो देखिए, देख लेते हैं। टू क्लाइंबिंग द हिमालय, यानी कि हिमालय पर्वत पर चढ़ना क्या है? इज ए हरकुलेन टास्क वर्क, कैसा है? एक बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, 10 पर देखते हैं आगे क्या है। इन ब्लैक एंड वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको 2021 में एग्जाम में देखने को मिले। इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स क्या होता है? लिखित। तो आई वांट, मैं चाहता हूं, द टर्म्स यानी कि जो मामले हैं, आई वांट टर्म्स इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि मैं लिखित मामलों को चाहता हूं। यानी जो भी कार्य हैं, जो भी अभिलेख हैं, वो कैसे होने चाहिए? लिखित में होने चाहिए। और सही बात है, लिखित में ही मानने चाहिए। आगे देखिए 11 पर है। निप इन द वर्ड, निप इन द वर्ड यानी शुरू में ही नष्ट कर देना। निप इन द वर्ड में क्या होता है? शुरू में ही नष्ट कर देना। तो इविल हैबिट्स यानी कि जो बुरी आदतें होती हैं, शुड बी निप्ड इन द वर्ड, यानी कि बुरी आदतों को शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि बच्चों में बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, तो उनको क्या है? उनको शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए। आगे 12 पर देखते हैं। इन ए नटसेल, इन ए नटसेल यानी कि संक्षेप में। क्या मतलब इसका? संक्षेप में। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, ऑल द इवेंट्स, सभी घटनाओं को, इन ए नटसेल यानी कि संक्षेप में, यानी मैंने उसको सभी घटनाओं को संक्षेप में बताया। आगे देखते हैं 13 पर लास्ट है। और इस तरह से देखो आप बहुत ही आसानी से इनको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 या 3 बार वीडियो को देखोगे बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और याद भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में देखते हैं। इन गुड फेथ यानी कि भरोसा होना। इन गुड फेथ का मतलब क्या होता है? भरोसा होना। तो भरोसे के ऊपर तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, कोई एक वाक्य नहीं, बहुत सारे वाक्य सोच सकते हैं। तो देख इसमें क्या देख लेते हैं। आई एम इन गुड फेथ यानी कि मुझे भरोसा है ऑफ माई एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों पर।
यानी कि मुझे अपने कर्मचारियों पर भरोसा है, या तुम कह सकते हो मुझे मेरे मित्र पे भरोसा है, मुझे मेरे माता पिता पे भरोसा है, मुझे मेरे भाई पे भरोसा है ना। बहुत अच्छी तरह से ऐसे वाक्यों को थिंक कर सकते हो और बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मुख्य बात है वो आपको सिर्फ याद रखनी है। मैं बार बार आपसे उसी बात को कहता हूँ कि ये और ये दो चीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। यदि आपको ये दोनों चीज़ याद होंगी, ये तो आपको एग्जाम में दी होगी, ठीक है ना, इसका आपको ये मीन याद रखना है। यदि आपको इसका ये मीन याद होता है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका ईडीएम फ्रेज गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि ये कोई रटने की चीज़ नहीं है कि आप चाहो कि 100-200 एग्जाम्पल इससे रट लें, आप नहीं रट पाओगे। और रट भी लोगे तो जब बनाओगे उस समय याद नहीं आएगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी किसी की मेमोरी नहीं होती है कि वो इतने सारे एग्जाम्पल्स को रट लेगा, ठीक है ना। तो और इंटरमीडिएट में रटना तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है ये चीज़ समझने की होती है। और ख़ास करके देखो इंटरमीडिएट में ये होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें गुमराह किया जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है? सिर्फ गुमराह। यानी कि यदि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे ना एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन वही होंगे जिनके आंसर आपको याद होंगे, लेकिन उसमें 1 या 2 वर्ड को वो क्या करेंगे, बदल देंगे और आप उनसे भ्रमित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये तो हमें याद ही नहीं है, ये तो सर ने हमें कराया ही नहीं था। और आप फिर उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर देते हैं टीचर्स के लिए, है ना। बट ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन वही होते हैं। सिर्फ उसमें सिर्फ इंटरमीडिएट में क्या होता है कि विद्यार्थी को भ्रम में डालना होता है। क्या होता है? सिर्फ भ्रम में डालना होता है और विद्यार्थी भ्रम में पड़ जाता है तो वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है। इसलिए आपको इंटरमीडिएट में इस बात पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है कि जो आंसर आपने याद किए हैं और वो एग्ज़ाम में जो देगा वो उन्हीं में से देगा। सिर्फ आपको उसके भाव को समझना है और आंसर आपका वही होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको देख के घबराना नहीं है, उनको बहुत अच्छे से समझना है और फिर उनका आंसर लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये थे आपके इडियम्स जिनको हमने आपको अभी समझा अच्छी तरह से, और आप इनको अच्छी तरह से समझोगे, वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह से देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।